हेलो एवरीवन। आप सभी अपने आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी एग्जाम का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस जो कि 51 से लेकर 100 तक हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आप मेरे साथ साथ करिए। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं आप मार्क करके रखिए, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप सीखिए कि उनको मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। ये एग्जाम पेपर 2022 का है, जिसका सेट ए जो है वो कॉपी मेरे पास है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, एक ए लिखा है उसका लेटर प्लेस 1 होता है, और जेड लिखा है उसका लेटर प्लेस 26 होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे अपोजिट पेयर्स लिखे हुए हैं। तो आप ये देखो कि पहला ए जेड हो गया, दूसरा सी एक्स है, तीसरा ई वी है। इससे अगला जो अपोजिट पेयर होगा वो आपको बताना है। तो उसके लिए आप क्या करो, आप ये देखो कि कितने प्लस होकर चल रहे हैं। अब देखो, 1 से 3 बना है, मतलब 1 से लेकर सी तक पहुंचे तो 3 हो गया, सी 3 होता है, फिर ये 5 हो गया। तो इसके बाद क्या आएगा 7, और 7 पर क्या होता है जी, यानी कि जी, और फिर जी का अपोजिट होता है आपका टी। तो यानी कि जी टी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52। तो उसमें कहा है कि बी एफ का जो संबंध डी एच से है, उसी संबंध में बताइए कि पी एस का संबंध किससे होगा। तो ये वास्तव में एनालॉजी चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी एफ का जो संबंध आपको डी एच से लगता है, वही आप बताइए कि पी एस का संबंध किससे होने वाला है। तो आप ये देखो, यहाँ पर बी क्या होगा 2, और एफ होगा 6, ऐसे ही डी होगा 4, और एच होगा आपका 8। तो आपसे पूछा है, अब देखो इन दोनों में क्या संबंध है। 2 से बन रहा है 4, तो यहाँ पर कितना हुआ होगा +2। ऐसे ही 6 से बन रहा है 8, तो यहाँ पर भी कितना हुआ होगा +2। तो आप ये देखो कि P होता है हमारा 16, और S होता है 19। अब 16 में मैं 2 प्लस करूंगा तो 18 बनेगा, 18 होता है R। और 19 में मैं 2 प्लस करूंगा तो 21 बनेगा, और 21 होता है U। तो इसका मतलब RU जो होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। इसमें ये कहा गया है कि लाइट को अगर हम कोट कर रहे हैं इससे, तो आप बताओ रेनी को किससे कोट करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप ऊपर नीचे लिख लो। LIGHT, ये लाइट लिखा हुआ है, और इसके नीचे हमने लिखा GILTH। तो आप ये देखो इसमें रिलेशन बन क्या रहा है। देखो एल तो यहाँ आ गया, आई यहाँ पर है, और जी यहाँ है, और ऐसे ही एच और टी। तो यही जो पैटर्न है ना आप इसमें भी बनाओ। मतलब ये लिखा हुआ है RAINY, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, स्टार्टिंग के तीनों को क्रॉस कर दो इस तरह से, तो यहाँ आएगा आई, और ये ए आएगा, और ये आर आएगा। और ऐसे ही इन दोनों को क्रॉस कर दो तो ये वाई और एन बन जाएगा। तो आप ये देखो इस तरह का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन ए है, और ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। तो उसमें ये कहा गया है कि किसी कोड में ऐसे करके इससे कोड किया जा रहा है, और 146 से इसको कोड किया जा रहा है, और 135 से इसको कोड किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त हमें क्या करना होता है। देखो सबसे पहले ना, पहले और दूसरे में देखो क्या चीज कॉमन है। तो आप कहोगे इधर साइड में मुझे 1 कॉमन दिख रहा है, तो इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा। तो इधर साइड में मुझे स्कूल कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 जो यूज किया है ना हमने, वो किसके लिए यूज किया है, स्कूल के लिए यूज किया है। ठीक है, और ऐसे ही फिर पहले और तीसरे में देखो क्या कॉमन है। तो पहले और तीसरे में मुझे यहाँ पर 5 कॉमन दिख रहा है, तो इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा, तो आप कहोगे 2 दिख रहा है दोनों में कॉमन। तो इसका मतलब 2 जो कोड दिया है ना वो किसके लिए है, वो 5 के लिए है। तो यहाँ से 2 लिख लिया। हमसे पूछा किसके बारे में, रन के बारे में पूछा है। तो देखो हमने यहाँ से स्कूल हटा दिया, 2 भी हटा दिया, रन बचा। तो रन के लिए यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, 3। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। तो उसमें ये कहा गया है कि नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से किस में प्रश्न आकृति सन्निहित है। आपको ये बताना है कि ये वाली जो पिक्चर हमें दिख रही है, इन चारों में से कौन सी वाली आकृति में दिखेगी। तो देखो यहाँ से ना आप सीधे सीधे पता कर सकते हो। देखो ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल रही है, तो ऐसी लाइन इनमें से इसमें तो मिल रही है, लेकिन इसमें नहीं मिल रही क्योंकि बीच में ब्रेक हो गई है, तो सी को हटा दिया हमने। ऐसे बी में भी नहीं मिल रही तो बी को भी एलिमिनेट कर दिया, तो बचता है हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब देखो ऐसी ही एक लाइन यहाँ पर ये वाली जा रही है, तो देखो क्या ये इसमें है, यहाँ के बाद तो ये बीच में ब्रेक है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ये भी कुछ इसी तरह से है।
इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का प्रतिरूप को पूरा करेगी? मतलब यहाँ से इसको पूरा करना है। अब आप ये देखो कि इसको अगर मैं बड़ा करके बनाना चाहूँ, तो ये किस तरह से दिखेगा? एक तो ये वाला कॉर्नर यहाँ से बंद होगा ऐसे, तो आप कहो यहाँ से इतना बंद करेंगे हम। और फिर उसके बाद में ये पूरा बॉक्स यहाँ से यहाँ तक बंद होगा, तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक बंद कर दिया। और फिर उसके बाद में ये जो कॉर्नर कटा हुआ है, तो यहाँ से भी कॉर्नर कट कर दिया। क्या इस तरह की कोई-सी पिक्चर हमें दिख रही है? देखो सी में तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और इसके बाद बी में भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और ए में भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका एक ही आंसर हुआ डी। तो आपको क्या करना होगा? इस आकृति को पूरा करना है। तो इस तरह से ये पिक्चर हमारी बन जाएगी, डी के जैसा दिखेगी, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, तो उसमें ये कहा गया है कि ए, पी, आर, एक्स, एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एस और जेड मध्य में बैठे हैं, तो देखो जब भी पंक्ति में बैठे ना और पहली बार में पॉसिबिलिटी बने तो आप पॉसिबिलिटी मत बनाओ। क्यों? क्योंकि वो जो है ना हमारे लिए दो मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले उस व्यक्ति को बैठाओ जो फिक्स बैठे। जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि आर जो है वो ए के बाईं ओर बैठा है, तो मैं सबसे पहले बैठाऊंगा ए को। मैंने ए को बैठा दिया और ए का जो लेफ्ट साइड होगा वो ये होगा, तो यहाँ पर कौन बैठा है? आर बैठा है। अब देखो यहाँ पर बोला है कि ए और पी किनारों पर बैठे हैं। अगर ए किनारे पर बैठा है, तो यानी कि इसके इधर साइड में कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा, तो बाकी के सारे किधर बैठे होंगे? एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। टोटल 6 है ना ये? तो ये इस तरह से बैठेंगे। फिर इसके बाद में आगे देखो क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि ये पी किनारे पर है, इसका मतलब स्टार्टिंग यहाँ पर पी आ जाएगा। पी के ठीक दाईं ओर बताना है आपको कौन बैठा है। तो देखो ये जो बीच वाले 2 प्लेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये किसने कैरी किए होंगे? इसमें कहा है एस और जेड मध्य में बैठे हैं। मतलब एस और जेड यहाँ ऐसे भी बैठ सकते हैं और जेड और एस ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो ये एक प्लेस खाली है, तो ये एक प्लेस किसके लिए होगा? एक्स के लिए। तो यहाँ पर बनेगा एक्स। इसलिए इसमें पूछा है कि पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो हम कहेंगे एक्स बैठा है, मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। इसमें ये कहा गया है कि यदि P पति है Q का, तो हम डायग्राम वैसे ही बनाते हैं। देखो P पति है, तो मैंने P को ट्रायंगल में बना दिया क्योंकि उसका जेंडर क्या है? मेल है। अगर P पति है Q का, तो Q कौन होगी? इसकी वाइफ होगी और प्लस से हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। फिर कहा है और R जो है वो माता है S की। अब यहाँ R भी नहीं है, S भी नहीं है, लेकिन आगे क्या कहा गया है? S तथा Q की माता है। तो S और Q, S यहाँ पर होगा और इन दोनों की माता को हमने ऊपर बना दिया कि ये कौन है? R है। फिर आगे कहा गया है तो R से P का क्या संबंध है? R से और P के साथ में हम लिखेंगे का। क्या संबंध है? तो आपको ये बताना होगा कि R जो है वो मतलब P जो है वो R को क्या कहकर बुलाएगा? तो वो उसको सास बुलाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा ना, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, जो कि इसमें कहा गया है कि आप ये बताइए कि विजातीय शब्द कौन-सा होगा? मतलब ये 4 दे रखे हैं ना, इन चारों में से कौन-सा डिफरेंट है? तांबा डिफरेंट है, तांबा मतलब कॉपर हो गया आपका, एल्युमिनियम मतलब Al हो गया और लोहा मतलब Fe हो गया। लेकिन पीतल जो होता है ना, पीतल कोई भी शुद्ध धातु नहीं है, ये एक मिश्र धातु है, एलॉय है और एलॉय जो होती हैं वो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि पीतल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 5 मित्र हैं जिसमें से सचिन है, कमल है, मोहन है, अरुण है और राम है। ये 5 दोस्त हो गए। इसमें कहा गया है कि सचिन जो है वो कमल से छोटा है। मतलब पहले आप किसको बनाओ? कमल को। और कमल से छोटा कौन है? सचिन। तो सचिन को हमने नीचे बना लिया। ये आ गया सचिन, ठीक है। फिर आगे कहा गया है लेकिन राम से लंबा है। अब ये लेकिन कौन है? ये है आपका सचिन। सचिन राम से लंबा है, तो राम को हमने उसके नीचे बना दिया कि ये राम है। आगे कहा गया है कि मोहन सबसे लंबा है, मतलब मोहन को हम सबसे ऊपर बना देते हैं और ये भी कह देते हैं कि मोहन से बड़ा फिर और कोई भी व्यक्ति नहीं है। अरुण कमल से थोड़ा छोटा है, लेकिन सचिन से थोड़ा बड़ा है। यानी कि इन दोनों के बीच में ये वाला जो हिस्सा होगा, यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ आएगा अरुण। तो यहाँ पर मैंने अरुण लिख दिया। फिर आगे कहा है कि दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो दूसरा सबसे लंबा मतलब ऊपर से दूसरा वाला व्यक्ति, तो वो है कमल। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, कमल। कमल करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। तो 61 में आपको एक सीरीज़ दे रखी है जो कि एबीसीडी लिखी हुई है और आपको बताना है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह और इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है।
तो आप ये देखो, इनकी नंबरिंग कर लो। आपको पता है A1 होता है और D होता है आपका 4, C होता है 3, ये होता है 6, आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर H 8 होता है और G होता है आपका 7। फिर आपको पता है क्वेश्चन मार्क है और फिर सबसे लास्ट में है I होता है 9। अब आप ये देखो कि यहाँ पर पैटर्न बन क्या रहा है। तो यहाँ साफ-साफ पता चल रहा है कि पहले वाले में हमने +3 किया है, तभी तो हमें 4 मिला और फिर उसके जस्ट अगला पाने के लिए -1 किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिखा -1। फिर इससे अगला बनाने के लिए हमने 3 से 6 बनाया तो फिर से हमने +3 किया। तो इससे अगला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? -1 करेंगे, यानी कि 6 से -1 किया तो हमारा क्या आना चाहिए? पहले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह ई आना चाहिए। ई वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर इसके आगे देखो, फिर आगे हमने ई में +3 किया होगा तो हमें 8 मिला, फिर हमने -1 किया तो हमें 7 मिला। अब फिर से हम क्या करेंगे? +3 करेंगे, यानी कि 7 में आप 3 प्लस कर दो तो 7 और +3 होता है आपका 10 और 10 पर क्या होता है? जे, यानी कि ई के बाद में जे आएगा और ई जे हमें कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है? ए में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। 62 में आपसे कहा गया है कि कौन-सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा? तो देखो इस क्वेश्चन को हमेशा किया जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन से। जितने लेटर्स चारों वर्ड्स में सेम है उनको हटा दो। देखो ट्रांस तक यहाँ पर, ट्रांस तक यहाँ तक, ऐसे ही इसमें और ऐसे ही इसमें। इन चारों को तो हमने हटा दिया। इसके बाद में मिलता है एम, तो एम होता है 13 पर। ऐसे ही यहाँ मिलता है पी, तो पी होता है 16 पर, यहाँ पर भी पी है तो ये भी 16 पर होगा और यहाँ पर एल है तो ये होगा 12 पर। अब आप ये देखो, हमसे पूछा है तीसरे स्थान पर, तो इन सब में पहले स्थान पर तो ये होगा, फिर उसके बाद में दूसरे स्थान पर ये होगा और इन दोनों को अभी हमें और देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से पहले कौन से स्थान पर आएगा। ठीक है, तो देखो इसका अगला लेटर है एल, एल होगा 12 और फिर इसका अगला लेटर है ओ, ओ होगा 15, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। इसका मतलब तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये। हमसे पूछा तीसरे स्थान पर कौन-सा होगा? तो हम कहेंगे बी होगा, यानी कि ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, तो उसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे अक्षर संख्या युग्म को चुनिए जो अन्य से डिफरेंट है। मतलब इनमें आपको 3 में सिमिलैरिटी दिखेगी और चौथा वाला जो होगा वो 3 से डिफरेंट होगा, वो आपको छाँटना है। तो देखो डी कितना होता है 4, फिर जी कितना होता है 7 और फिर लास्ट में लिखा है 2, तो 2 ऐसे ही रहने दो। ई होता है आपका 5 और के होता है 11 और ये यहाँ पर 5 ऐसे ही रहने दो। जे होता है आपका 10 और आर होता है 18, ठीक है, और 6 ऐसे ही रहने दो। ऐसे ही आर होता है 18 और बी होता है 22 और 3 ऐसे ही रहने दो। अब देखो इनमें लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है इसमें ये कि पहले वाले को और तीसरे वाले को प्लस करना है और उसमें 1 प्लस कर देना है। मतलब 4 करना है और +2 करना है और +1 अपनी तरफ से करेंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि मिडल में लिखा हुआ है। ऐसे ही सेकंड वाले को देखो, 5 को और 5 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 + 5 और वहाँ से हमें कितना मिलेगा? +1 करने के बाद में 11 मिल जाएगा, जो कि बीच पे लिखा है। ऐसे ही इस वाले को देखो, 18 में 3 प्लस करोगे आप तो 18 + 3 हो जाएँगे आपके 21 और उसमें +1 कर दोगे तो ये 22 हो जाएगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखो 10 को 6 में प्लस करोगे तो 16 आएगा और +1 करोगे तो वहाँ से मिलेगा 17 और यहाँ पर तो 18 लिखा है। इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है ना, ये ही डिफरेंट है। इसकी प्रॉपर्टी बाकी 3 से नहीं मिलती है, इसलिए हम इसी को मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, उसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित 3 संख्याओं में से एक निश्चित प्रकार से समान है। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 3 ऑप्शन सिमिलर हैं और बाकी चौथा वाला डिफरेंट है, तो वो कौन-सा वाला है? तो आप ये कहो कि देखो 17 प्राइम नंबर होता है, 13 भी प्राइम होता है और 11 भी प्राइम होता है, बट 15 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 से कट जाता है। मतलब बाकी के जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं और जो 15 है वो प्राइम नहीं है। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो 15 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, तो उसमें ये कहा गया है कि नीचे दिए गए पैटर्न में कौन-सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी? अब देखो यहाँ पर ना जो इसमें पैटर्न लगा होगा ना बॉक्स में, वही इसमें लगेगा और वही लगेगा इसमें। तो आपको पहचानना है कि कौन-सा वाला पैटर्न लग रहा है। तो आप ये देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है। 6 को 4 में प्लस कर लो और 8 में प्लस कर लो। तो यहाँ से मिलेगा आपको 6 + 4 और +8, ये हो गया 18 और इसमें 2 अपनी तरफ से ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 20, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम काम इसमें भी करो,
देखो 7 करो प्लस 9 करो और प्लस 8 करो और 2 अपनी तरफ से ऐड कर दो, तो ये टोटल बन जाएगा 26। तो यही काम हम इसमें भी करेंगे कि 6, 5 और 12 को ऐड करेंगे, मतलब 6 प्लस 5 और प्लस 12 और उसमें 2 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 6 और 5 11, 11 22 23 24 25 और 25 में 2 मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिए तो बन गया 27। यानी कि इस क्वेश्चन का जो 27 है यानी कि बी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। तो आप बी मार्क करेंगे इसमें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, तो उसमें ये कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से एक आकृति का चयन कीजिए जो समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित समान श्रृंखला को जारी रखेगी। इसका मतलब ये है, यहाँ पर ना एक सीरीज दी होती है, इसको जरा ध्यान से देखो। तो इसमें कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, जैसे यहाँ पर ये बनकर यहाँ डॉट लगा हुआ है, तो ऐसे ही इसमें भी ये चीज यहाँ पर है, ये डॉट लगा हुआ है। ऐसे ही इसमें भी यही चीज है यहाँ पर और इधर साइड में डॉट लगा है। ऐसे ही ये यहाँ पर है और इधर डॉट लगा है और ऐसे ही यहाँ पर है, इधर डॉट लगा है। तो आप इसी के पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि ये क्या हो रहा है। तो आप देखो यहाँ से ये पहले शिफ्ट हुआ इधर साइड में और इसने अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर दी। फिर ये शिफ्ट हुआ इससे अगले प्लेस पर और फिर से डायरेक्शन उसने चेंज कर दी। फिर ये शिफ्ट हुआ इससे अगले प्लेस पर और फिर से ही उसने डायरेक्शन चेंज की है। तो फिर इसके बाद शिफ्ट हुआ इससे अगले प्लेस पर और फिर डायरेक्शन चेंज की है। तो अगली बार में ये यहाँ से शिफ्ट होगा इस साइड में और इसकी डायरेक्शन बाहर की साइड को होगी। तो आप एक ऑप्शन ऐसा ढूंढो जिसमें ये यहाँ थर्ड वाले इस कॉलम में आ रहे हो और प्लस इसने अपनी डायरेक्शन बाहर की साइड की हो। तो देखो इसका ऑप्शन ए तो नहीं लग रहा है मुझे ऐसा, ऐसे ही ऑप्शन सी भी नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन डी में भी कुछ इसी तरीके से है और ऑप्शन बी में भी कुछ इस तरीके से ही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब बचते हैं हमारे 2 ऑप्शन, ठीक है? तो अब आप किसी दूसरे चिन्ह को ले लो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये तीर का निशान ले लिया कि ये तीर का निशान इस वाले बॉक्स में था और अंदर की तरफ। अब इसके बाद में इसकी पोज़ीशन शिफ्ट हो गई ऊपर। आप किधर की साइड में है, ये बाहर की साइड, इसने डायरेक्शन चेंज कर दी और बॉक्स भी चेंज कर दिया। फिर इसके बाद में ये शिफ्ट होगा इससे पिछले वाले बॉक्स में क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है? इसके बाद में ये शिफ्ट होकर आएगा यहाँ, तो अब ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद में ये शिफ्ट होकर अगले वाले बॉक्स में जाएगा, तो आएगा ये यहाँ पर और अंदर की साइड। अब इसके बाद में जो डायरेक्शन आएगी इसकी, ये आएगी ऊपर वाले बॉक्स में और ये बाहर की तरफ देखेगा। तो आप देखो कि ऊपर वाले बॉक्स में ये तो अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो एक ही आंसर आपका बचा, ऑप्शन बी। तो बी ही करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप एक चीज को पकड़ लो, किसी को भी, और उसके पैटर्न को नोटिस करो कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसके आधार पर आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। जितने ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं अच्छी बात है, जो बच जाएगा वही हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, तो उसमें ये कहा गया है कि सुहानी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। तो देखो यहाँ से हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन लिख ली। अब इसके बाद में कहा गया है कि यदि वह 225 डिग्री वामाव्रत मतलब 225 डिग्री कौन सी डायरेक्शन होगी, वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? फिर आगे का है और फिर 315 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी कि 315 डिग्री क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूम रही है। तो आपसे पूछ रहा है अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब लास्ट में आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ देख रही है। तो देखो इसके लिए आपको करना ये होता है, जितने एंटी क्लॉकवाइज वाले दिए हैं उन्हें क्लॉकवाइज वालों से सब्सट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो और माइनस करने के बाद जिसके बचेंगे वो वाले आप लिख लो नीचे। तो आप देखो 315 ज्यादा होता है, 225 कम होता है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज वाले बचेंगे और क्लॉकवाइज वाले कितने बचेंगे, दोनों को माइनस कर लिया तो ये आ गया 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, जो दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा है वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है हमारी नीचे की साइड में इस तरफ, है ना? और इससे हमें घूम जाना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घूमने के बाद में हम चले जाएंगे इस वाली डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ऊपर मतलब नॉर्थ और पीछे की साइड मतलब वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर सही होगा। यानी कि सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, तो 68 जो है ना ये डाइस का क्वेश्चन है। अब डाइस के क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें, अगर ओपन डाइस दिया है ना तो एक बॉक्स छोड़कर अपोजिट फेस बना दो आप, है ना? इसका मतलब क्या है कि 5 जो है ना वो अपोजिट हो जाएगा 6 के और ऐसे ही एक अपोजिट हो जाएगा 4 के और 3 अपोजिट हो जाएगा 2 के, क्योंकि वही बचा और कुछ भी नहीं है, 6 ही फेस होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और उन 4 ऑप्शंस में हम लगाएंगे इसी चीज को कि अगर 5 और 6 अपोजिट हैं
तो वो साथ में नहीं हो सकते। इसका मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट। ऐसे ही देखो 1 और 4 अपोजिट हैं, तो वो साथ में नहीं हो सकते। इसका मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट। और 3 और 2 अपोजिट हैं, तो इसका मतलब साथ में नहीं हो सकते। तो डी ऑप्शन में एलिमिनेट। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा बी, और बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ये मैंने कैसे किया है? अगर आप चाहते हैं कि डाइस को हम कंप्लीटली एक ही वीडियो में कवर कर लें और सीख जाएँ, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने डाइस का वन शॉट डाल रखा है। और उस वन शॉट को देखने के बाद आप डाइस का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन विदिन सेकंड बना सकते हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, तो उसमें ये कहा गया है कि दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं, 6 हैं, जिनके ठीक पहले 9 हैं और उनके ठीक बाद में 3 नहीं है। नहीं है बोल रहा है, तो आप पहले सबसे पहले आप मार्क करो 6 कितने हैं। तो देखो एक 6 ये रहा, दूसरा 6 ये है, तीसरा 6 ये रहा, चौथा ये रहा, पाँचवा, ये छठा और ये सातवां। हमारे पास टोटल कितने 6 हैं? 7 हैं, ठीक है? अब हमें इसमें से क्या देखना है? जिनके ठीक पहले 9 हो, मतलब अगर ठीक पहले 9 है ना, तो उसको हमें पेयर बनाकर रखना है, मतलब उसको काउंट करना है। अब देखो इस वाले 6 के पीछे 9 नहीं है, इसका मतलब ये हट गया। इसके ठीक पहले भी 9 नहीं है, तो इसको भी हटा दिया। इसके ठीक पहले भी 9 नहीं है, तो इसको भी हटा दिया। इसके ठीक पहले भी 9 नहीं है, तो इसको भी हटा दिया। इसके ठीक पहले 9 है, तो इसको भी रखना है। और इस वाले 6 के ठीक पहले भी 9 होना चाहिए, जबकि 3 है, तो इसका मतलब इसको भी हटा दिया। तो अब हमारे पास बचे कितने? सिर्फ 2 बचे। अब उसके बाद उसने बोला है कि लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो देखो इसके ठीक बाद में 3 तो है, इसका मतलब ये भी गया। और इसके ठीक बाद में भी 3 है, तो ये भी गया। मतलब एक भी नहीं बचा, सारे ही कट गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 0। मतलब कितने हैं? 0 हैं। आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जिसकी बात हो रही है ना, उसको मार्क कर लो, और फिर उसके पीछे और उसके आगे दोनों को चेक करो, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे ये कहा गया है कि निम्नलिखित वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करो जो दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता। मतलब एक जो है वो नहीं बनेगा, बाकी के 3 बन जाएंगे। तो आप देखो कौन सा वाला नहीं बन सकता। आप एक एक लेटर चेक करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ पहला वाला ही नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर देखो एल दिख रहा है मुझे, जबकि ऊपर जो वर्ड दिया है उसमें कहीं से कहीं तक एल नहीं दिख रहा। इसका मतलब ए ऑप्शन ही जो है ना, वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 75 तक के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं। उसमें कहा है नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आगे कहा गया है कि पी, क्यू, आर, एस और टी 5 व्यक्ति हैं। अब देखो यहाँ से सबसे पहले मैं इन पांचों को लिख लेता हूँ कि एक पी है, एक क्यू है, एक आर, एक एस और एक टी। ये पांचों हमने लिख लिए। फिर कहा है एक फुटबॉल खेलता है, दूसरा चेस खेलता है और एक जो है वो हॉकी खेलता है। मतलब एक फुटबॉल प्लेयर है, एक हॉकी प्लेयर है और एक चेस प्लेयर है। इनको हमने बना लिया। फिर उसके बाद में कहा है कि पी और एस जो है वो अविवाहित महिलाएं हैं। तो पी के ऊपर मैंने यहाँ सर्कल बना लिया कि ये फीमेल है, और एस के ऊपर भी सर्कल बना लिया, ये भी क्या है? फीमेल है। और क्योंकि ये मैरिड नहीं है, इसलिए इनको हमने मार्क कर लिया कि इनको हमें मैरिड नहीं बनाना है, ये अनमैरिड है। फिर आगे कहा गया है और किसी भी खेल में भाग नहीं लेती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये फुटबॉल, हॉकी या चेस, इन तीनों में से कुछ भी नहीं खेल रही हैं। फिर इसके बाद में क्या कहा गया है? और कोई भी महिला चेस या फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। अगर चेस और फुटबॉल की खिलाड़ी कोई महिला नहीं है, तो इसका मतलब एक महिला वो होगी जो हॉकी खेलती होगी। तो हॉकी के ऊपर मैंने सर्कल बना लिया कि इन पांचों में से कोई सा एक और महिला है जो कि क्या खेल रही है? हॉकी खेल रही है। फिर उसके बाद में देखो क्या कहा गया है कि एक विवाहित जोड़ा है जिसमें टी पति है। तो आप ये देखो कि टी यहाँ पर हमने पति बना दिया। और किसका पति होगा? इसकी जो भी वाइफ रहेगी उसकी बात करेंगे। अब इसके बाद में आपसे क्या कहा गया है कि आर का भाई जो है वो कौन है? क्यू है। अगर आर का भाई है क्यू, तो क्यू पर हमने यहाँ ट्राइंगल बना दिया कि ये इसका भाई है। फिर आगे जो ना तो चेस का खिलाड़ी है और ना ही हॉकी का खिलाड़ी है। अगर वो चेस भी नहीं खेलता है और हॉकी भी नहीं खेलता है, तो इसका मतलब वो क्या खेलता होगा? फुटबॉल खेलता होगा। तो हमने यहाँ पर फुटबॉल बना दिया। अब देखो हमारे पास कितना डेटा बचा। हमारे पास इतना डेटा बचा कि जो हॉकी वाला व्यक्ति है वो कौन है? फीमेल है। तो हॉकी के लिए ये फीमेल बची हमारी, और ये फीमेल क्या कौन सी वाली होगी? आर होगी। तो ये हो गई आर यहाँ पर। इसको हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है? ये हमारा डेटा हो गया कंप्लीट। अब देखो इसके बारे में एक व्यक्ति और रह गया
जो कि हमारा किस चीज़ का प्लेयर है, फुटबॉल का हमने, हॉकी का, दोनों बना लिए। तो चेस का प्लेयर कौन होगा? क्योंकि ये 2 महिलाएँ तो कोई भी गेम नहीं खेलती, तो चेस कौन खेलता होगा? वो टी खेलता होगा। इसलिए हमारा डेटा हो गया ये कंप्लीट। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देंगे और क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे? देखो यहाँ पर दिए हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है? तो फुटबॉल का खिलाड़ी अभी हमने बताया क्यू है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि हॉकी का खिलाड़ी कौन है? तो देखो अभी हमने ये कहा कि हॉकी कौन खेल रहा है? आर खेल रहा है, तो इसका मतलब हॉकी का खिलाड़ी आर होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चेस का खिलाड़ी कौन है? तो देखो अभी हमने यहाँ पर चेस का प्लेयर किसको बनाया था? टी को बनाया था। इसका मतलब चेस कौन खेल रहा है? टी खेल रहा है, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर इससे अगला क्वेश्चन पूछा है कि टी की पत्नी कौन है? अब देखो टी की पत्नी किसको बनाया हमने? टी की जो वाइफ है वो आर है, जो कि हॉकी खेलती है। तो हमने कहा भाई आर है, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट है। इसके बाद में पूछा है 75 क्वेश्चन कि 3 महिलाएँ कौन-कौन हैं? अब देखो 3 महिलाएँ अभी हमने कौन-सी बनाई थी? एक तो पी महिला है, एस महिला है और आर महिला है। तो हमारा आंसर होगा पी, एस और आर। और ये कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है? ऑप्शन डी में। पी, एस और आर हमें डी में दिख रहा है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चेंज है। तो देखो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी? अगर हम इस पज़ल को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं एक ही बार में, तो हम 71 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को आसानी से बना पा रहे हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और उसे बनाने में आप 2, 3, 5 मिनट ले भी लेते हो, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप एक ही बार में 5 क्वेश्चन सही या गलत करोगे। इसका मतलब अगर आप इसे ध्यान से बनाते हो तो 5 क्वेश्चन सही हो जाएँगे और अगर उसमें थोड़ी-सी भी मिस्टेक कुछ हुई, तो आपके 5 नंबर गलत होने के चांसेस हैं। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आए, आप उसे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, एक-एक पॉइंट को लिखते जाएँ ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 78 तक, ये भी उसी के जैसा क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए आरेखों का अध्ययन करें। मतलब एक आरेख नीचे दिया हुआ है और उसके आधार पर आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि उपरोक्त आकृति में त्रिभुज जो है वो गाँव में महिलाओं को दर्शाता है। मतलब ये जो त्रिभुज है, ये गाँव की बात करेगा एक तो और फीमेल्स की बात करेगा, ठीक है? यानी कि हमने एफ लिख लिया इसको। फिर आगे कहा है वर्ग में बेरोजगार महिलाओं की बात हो रही है। तो ये जो वर्ग है, ये बेरोजगार की बात करेगा, जिनके पास रोजगार नहीं है, ठीक है? इनको हमने बेरोजगार लिख लिया। और तीसरे में कहा गया है कि वृत्त जो है वो शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है। ये जो सर्कल है, ये एजुकेटेड यानी कि शिक्षित की बात करेगा, ठीक है? ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर मार्क कर ली। अब देखो इसके बाद में क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन, अक्षर डी जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आप ये देखो कि डी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो है ये इसी का है। तो सबसे पहली बात तो ये ट्रायंगल में आ रहा है, तो गाँव की बात होगी। और दूसरी चीज़ ये शिक्षित में नहीं आ रहा है, यानी कि अशिक्षित की बात होगी। और तीसरी चीज़ बेरोज़गार की बात होगी। तो आप ये देखो कि गाँव और बेरोज़गार और अशिक्षित किस में है? तो आप ये देखो सेकंड ऑप्शन जो है उसमें गाँव की भी बात हो रही है और बेरोज़गार की भी बात हो रही है और शिक्षित नहीं यानी कि अशिक्षित की भी बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77, तो उसमें ये कहा है कि गाँव में शिक्षित बेरोज़गार महिलाओं को कौन-सा पार्ट दर्शाएगा? तो देखो गाँव की बात हो रही है, शिक्षित की बात हो रही है और बेरोज़गार की बात हो रही है। मतलब गाँव, शिक्षित और बेरोज़गार तीनों में कॉमन कौन-सा है? तो आप ये देखो कि यहाँ पर तीनों में कॉमन हिस्सा कौन-सा है? ये जो ठीक बीच में है। ये इस सर्कल के अंदर भी आएगा और ये ट्रायंगल के अंदर भी आएगा और ये इस स्क्वायर के अंदर भी आएगा। यानी कि ई जो है वो हिस्से की बात हो रही है। तो ई हमारा आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है 78। इसमें ये कहा गया है कि शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को कौन दिखाता है? मतलब शिक्षित भी हों और बेरोजगार भी हों। तो आप कौन से वाले कॉलम को देखेंगे? शिक्षित वाला हिस्सा है ये, ठीक है? और बेरोजगार वाला हिस्सा है ये। यानी कि इन दोनों में जो कॉमन होगा, तो इन दोनों में कौन-सा कॉमन है? देखो ये पूरा हिस्सा हमने ले लिया और ये वाला हिस्सा हमने ले लिया, तो इसमें ई और एफ ये दोनों हमें दिख रहे होंगे। तो ई और एफ जो है वो शिक्षित और बेरोजगार को दिखाता है। तो शिक्षित और बेरोजगार के लिए आप इसमें ऑप्शन मार्क कर दोगे ई और एफ, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 जो कि बोर्ड मास रूल पर आधारित है। तो आपको ये दिया हुआ है, आप लिखिए यहाँ पर 27। अब देखो यहाँ लिखा है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का अर्थ है जोड़ना। तो आप यहाँ पर प्लस लगा लो और 8 लिख लो, 81। फिर उसके बाद में डॉलर है, तो डॉलर का अर्थ है विभाजन, यानी कि डिवाइड का साइन लगेगा और फिर 9। और फिर उसके बाद में लेस देन है, तो लेस देन का अर्थ है घटाना, यानी कि माइनस के 6। अब इसको आप बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन। तो 9 से मैं इसे कट कर लूँ तो 9 9 जा 81 आ जाएगा। तो 27 प्लस 9 हो जाएगा और लास्ट में -6। अब देखो चाहे तो आप 27 को 9 में जोड़ लो और उसमें से 6 माइनस कर लो, या फिर आप ऐसे करो कि 9 में से मैंने 6 माइनस कर लिया तो 3 बचा और उस 3 को इस 27 में जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा 30। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 30। 30 मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसका आंसर मार्क करूंगा इनमें से कोई नहीं, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि 1 अक्टूबर को अगर रविवार है तो बताओ 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखो जो पहला वाला मंथ होता है ना उसके बचे हुए दिन, तो आपको पता है अक्टूबर होता है 31 का, और 31 में से एक दिन उसका निकल चुका है, तो इसके कितने बचे 30 दिन। और प्लस जो आने वाला महीना है, मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, तो नवंबर का जितने दिन यहाँ दिए हैं वो लिख लो, तो ये हो गया एक दिन। और फिर इन दोनों को ऐड करके आप 7 से डिवाइड कर लो और देखो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो ये 31 हो गया, और 31 को मैं 7 से कट करता हूँ तो मुझे 3 रिमाइंडर दिखता है, यानी कि 3 विषम दिन होंगे। तो आपको क्या करना होगा, जो रविवार है ना उसमें 3 दिन प्लस करने होंगे। तो रविवार में जब हम 1 दिन प्लस करते हैं तो सोमवार, फिर 2 दिन मंगल और तीसरा बुध, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को, तो उसमें कहा है निम्नलिखित संख्याओं में से दो संख्याओं की संख्या के ऐसे कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं जिसमें अंक 8 मौजूद हो। तो देखो आप इसको कैसे बनाओगे, मतलब आपको बताना है कि दो नंबर्स का पेयर बनना है और उनमें से 8 जरूर अवेलेबल होना चाहिए। तो आप एक बात सोचो, इस वाले 8 के साथ 5, 8 के साथ 2, 8 के साथ 1, 8 के साथ 7 और 8 के साथ 6, ये सारे के सारे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मतलब 8 5 बनेगा, 8 2 बनेगा, ऐसे ही 8 1 बनेगा, फिर 8 7 बनेगा और फिर 8 6 बनेगा। और जस्ट इनके उल्टे भी बनेंगे, मतलब 58 भी और 28 भी और 18 भी और 78 भी और 68 भी। तो ये टोटल कितने हो गए 10, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को, तो 82 में आपसे ये कहा गया है कि आकृति 1 और 2 एक विशेष तरीके से संबंधित हैं। नीचे आकृति आपको दिख रही होंगी और कहा गया है कि विकल्प को चुनकर बताइए कि 3 4 कौन से वाले होंगे। तो आप एक बात सोचो, यहाँ पर ये जो शेप आपको दी है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दी गई है, कितने डिग्री 90 डिग्री। तो ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, तो सेम इस वाली शेप को भी आप क्या काम करो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो ये बन जाएगी कुछ इस तरीके से शेप, ये यहाँ ऐसे और ये ऐसे, और इसमें कलर भरा हुआ है। और ऐसी हमें कौन सी शेप दिख रही है, तो हम कहेंगे कि ये ब्लैंक वाली बी में दिख रही है। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है और ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ डार्क कर दिया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83, और इसको ना मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि ये पेपर में अक्सर आ ही जाता है। इसके अंदर टोटल ट्रायंगल्स आप गिनकर रखो कितने होते हैं 10, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट होगा। अब कैसे होते हैं 10, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 पॉइंट है ना इनसे 5 ट्रायंगल मिलेंगे आपको। एक ये वाला, ऐसे ही इससे फिर ये वाला, ऐसे ही इससे ये वाला ट्रायंगल, और फिर इससे एक और एक इससे। तो ये 5 तो ये हो गए और प्लस एक ये छोटा वाला इधर, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये। तो टोटल 5 और 5 और 5 कितने टोटल 10। इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लो, एक ये वाला स्टार है और एक ये वाला स्टार है, एक ऐसे करके स्टार बनता है। तो इसमें 8 होते हैं। तो सी ऑप्शन भी देखो आपको दिया है कन्फ्यूज़ करने के लिए। बट इसके अंदर क्या याद रखेंगे आप 10 होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 और 85 के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर एबीसीडी 4 विकल्प हैं। वास्तव में आपसे ये क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो देखो एम का जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो डब्लू की शेप देगा ऐसे, और डब्लू का जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो एम की शेप देगा आपको, है ना। तो ये एम की शेप आ जाएगी ऐसे, और इस तरह का हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप कहोगे हमें डी ऑप्शन दिख रहा है, तो डी ही इसको मार्क कर देंगे। बाकी के 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कर सकते हो चाहे तो, और चाहे तो आप इससे देखो यहाँ ये मिरर इधर साइड में लगा हुआ है,
तो इसका मतलब ये एक तरीके से दर्पण नहीं वाटर प्रतिबिंब है ना? जल प्रतिबिंब है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही देखो अब इधर साइड में लगा है 85 में इधर लेफ्ट साइड में मिरर लगा है तो अब देखो इसको कैसे बनाओगे? यहाँ पर ना आपको क्या करना होता है, अगर मिरर लगा हुआ है ऐसे, इधर हमारी शेप जो दिख रही है वो कुछ इस तरीके की है। ऐसे करके यहाँ पर कलर हो रखा है देखो, है ना? और एक तीर का निशान लगा है वो ऊपर की साइड इंडिकेट कर रहा है ऐसे। तो आप ये देखो कि इधर साइड में भी एक ट्रायंगल बनेगा और इधर सर्कल आएगा। जो पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर में है वो दूर में रहेगा। और यहाँ से ये काला हो गया और तीर का निशान जो है पीछे की साइड को ऐसे हो जाएगा। और इधर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है तो इस ट्रायंगल को हम कहाँ बना लेंगे? इधर साइड में। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब ये देखो कि इसके जैसी कौन-सी शेप हमें दिख रही है। तो इसके जैसी देखो पहली शेप दिख रही है, दूसरी वाली में एरो का मुँह नीचे है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। तीसरे में एरो का मुँह तो ऊपर है, बट जो डार्क किया हुआ पार्ट है, वो ट्रायंगल के बाहर की साइड को है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें भी एरो का मुँह नीचे है, तो ये भी एलिमिनेट यानी कि एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, ऑप्शन ए और वो ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को। तो 86 में ये कहा गया है कि बताओ एक्स एक आकृति दी है, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब आप ये देखो कि यहाँ पर एक शेप दे रखी है, इस शेप को आपको कंप्लीट करने के लिए इन चारों में से कौन से हिस्से को इससे अटैच करना होगा। तो आप ये देखो सिंपल सा, या तो आप इसे यहाँ से ऐसे मिला दो और उसमें की कोई शेप दिख रही है तो आप मार्क कर दो, नहीं तो आप इसको थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा बढ़ाकर ऐसे इसको अटैच कर दो। तो आप ये देखो कि ऐसी कौन-सी शेप आपको दिख रही है, तो आप कहोगे ऑप्शन ए दिख रहा है, तो बाकी के बी, सी और डी एलिमिनेट हो गए और ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 को, तो उसमें ये कहा गया है कि आपको बताना है ये शेप आपको दे रखी हैं कुछ, पहली वाली में कुछ सिमिलैरिटी होगी, दूसरी में भी कुछ, तो उसी के आधार पर आपको बताना है कि तीसरे में क्या लॉजिक हम लगाएँ। तो देखो, पहले स्क्वायर बना है फिर सर्कल बना है और इसके अंदर क्या है देखो, सर्कल बाहर की साइड में है, स्क्वायर अंदर की साइड में है और फिर सर्कल है। मतलब जो मिडल वाली फिगर है ना उसके 2 हिस्से हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। तो आप ये कहो कि मिडल वाली जो फिगर है एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा और एक छोटा ट्रायंगल बन जाएगा और जो पहली वाली फिगर थी वो उन दोनों के बीच में आ गई है। तो इसका मतलब जो पहली वाली फिगर है स्क्वायर वो इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगी। तो आप देखो ऐसी कौन सी पिक्चर मुझे दिख रही है, ऑप्शन डी। तो डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस आपको सिमिलैरिटी छांटनी होती है, मतलब पेयर बनाने होता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 88, उसमें ये कहा गया है कि विकल्पों के 4 जोड़े आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है कि 3 में तो कुछ सिमिलैरिटी है, चौथा वाला अलग है। देखो, कक्षा के अंदर कौन बैठता है? छात्र बैठते हैं, ठीक है? ऐसे ही वाक्य के अंदर कौन होता है? शब्द होते हैं और घंटे के अंदर कौन होता है? मिनट होते हैं। लेकिन वृक्ष के अंदर वन नहीं होते, वन के अंदर वृक्ष होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो है ना बाकी 3 से डिफरेंट है। यहाँ पर थोड़ा-सा डेटा दिया हुआ है, आपको एक तरीके से कोडिंग दे रखी है और उस कोडिंग के अकॉर्डिंग इसका आपको डायग्राम बनाना है। अब देखो इन दोनों के सी के और ए के बीच में माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है कि पी जो है वो क्यू की माँ है। तो आप ऐसे समझो कि सी जो है वो मदर है किसकी? ए की, तो ए को नीचे बना दिया और सी को ऊपर। और फिर ए और बी के बीच में प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है कि पी जो है वो क्यू के पिता हैं। मतलब ए जो है वो फादर हैं किसके? बी के। तो इस तरह से हमने डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम के बेस पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करो। तो देखो कैसे होंगे एलिमिनेट? पहले में कहा है कि बी जो है वो ए का बेटा है। भई बी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ए जो है वो सी का बेटा है, तो सी का बेटा ए है, मतलब यही वाला हमारा आंसर होना चाहिए। बट एक और चेक कर लो, बी ए के पिता हैं, तो देखो ए के पिता नहीं है, बेटा है, तो इसका मतलब ये वाला भी कट गया। और सी जो है वो बी की माँ है, तो सी बी की माँ नहीं है, वो बी की क्या है? दादी है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो बी ऑप्शन जो होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को। 90 में आपसे ये कहा गया है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस भी खेलते हैं। तो इसके लिए हम कुछ का फिगर ऐसे बनाएँगे और कुछ जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, हॉकी खेलते हैं। तो ये इस तरह का फिगर बन जाएगा। तो ऐसा कौन-सा होगा? ऑप्शन सी, यानी कि सी आप मार्क करते, सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 91, 91 में आपसे कहा गया है कि फ्रॉक को आप देखो जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, कैपिटल ए से लेकर जेड तक और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक,
इन सब की वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों आपको बनानी आनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। तो देखो पहले एफ को हम कैसा बनाएँगे उल्टा? एफ ऐसे दिखेगा और आर कैसे दिखेगा? ये इस तरीके से घूम के ऐसे बन जाएगा, लाइक दिस। और ओ तो ओ ही रहेगा और जी भी उल्टा हो जाएगा। आप देखो इसके जैसी कौन-सी पिक्चर आपको दिख रही है? ए, यानी कि ए जो है वही करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को, तो 92 में आपसे कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और 26वें और दूसरे और 25वें और तीसरे और 24वें आपको वास्तव में ये बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, इसके पेयर को इस तरह से देकर। वास्तव में ये क्या है? ये अपोज़िट की बात कर रहा है। जैसे मैंने अभी एक पीछे क्वेश्चन किया था कि ए जो है वो ज़ेड के अपोज़िट है, सी जो है वो एक्स के अपोज़िट है, डी जो है वो डब्ल्यू के अपोज़िट है। तो वास्तव में ये क्या पेयर बन रहे हैं भई? एक ए है और जेड क्या है 26, तो ये एक आपस में ही तो पेयर बना रहे हैं। तो इस तरह से ये पूछ रहा है अपोजिट। तो कह रहे हैं कि इस तरह से आगे वर्णों को बनाया जाता है, तो आप बताओ कौन-सा जोड़ा सही होगा? तो आप देखो यहाँ पर इवनिंग लिखा हुआ दिख रहा है, ये मैंने आपको याद भी करवा रखा है कि ये इवनिंग से आप याद रख सकते हो। इस तरीके के सारे पेयर सी का सी एक्स होता है, जी का जीटी रोड होता है ना? ऐसे ही आई का इंडियन रेलवे होता है, तो ये आपको याद है ना? तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इवनिंग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर 94 तक के लिए इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं कि दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से कौन-सी एक आकृति इन टुकड़ों से बनाई जा सकती है। देखो ये भी ना खेल बड़ा ही मतलब इस तरह का होता है जैसे कोई-सी एक शेप पकड़ लो। ये शेप मुझे दिख रही है। तो ये शेप इन चारों में से कौन-सी फिगर में दिख रही है? तो देखो जैसे पहली वाली फिगर में ही मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसमें नहीं बन रही है, इसमें भी नहीं बन रही है और इसमें भी नहीं बन रही है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही जो है ना वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर, इसमें 94 में भी आपसे ये कहा गया है कि इन चारों पाँचों टुकड़ों को मिलाकर इनमें से कौन-सी शेप बनाई जा सकती है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप ये देखो कि ये बॉक्सेस आपको कौन-से वाले दिख रहे हैं। जैसे इसमें एक बॉक्स मुझे स्क्वायर दिख रहा है ऐसे, तो देखो क्या पहली वाली शेप में आपको कहीं स्क्वायर दिख रहा है? नहीं। ऐसे ही दूसरी वाली में भी कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा। अब तीसरी वाली में ये मुझे स्क्वायर दिख तो रहा है, लेकिन आप देखो इसमें भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर स्क्वायर, तो 2 ऑप्शन बच गए। फिर आप ये देख लो कि भई ट्रायंगुलर शेप मिल जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो इसमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें ये बन सकता है यहाँ पर, तो इस तरह से डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक-एक करके आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ की शेप्स इसमें मैच करके देखो, जो मैच हो जाए सारी, वही वाला हमारा आंसर है। बट यहाँ पर ना ऑप्शन एलिमिनेशन ज़्यादा काम करता है। एक-एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो जो गलत है, ठीक है? उसके आधार पर आंसर दो। इसके बाद देखिए 95 को, तो 95 में कहा है कौन-सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का तार्किक क्रम बिल्कुल सही क्रम दर्शाता है। मतलब निदान होता है उपचार करना और एक तरीके से चिकित्सक, डॉक्टर हो गया, बीमार, इलाज और स्वस्थ लाभ। इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले क्या दिक्कत होगी। तो भई देखो आप सबसे पहले बीमार पड़ोगे, तभी तो डॉक्टर का याद आएगी आपको कि डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहले बीमार वाले मेरे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। यानी कि सी भी कट गया, डी भी और ए भी, मतलब बी ही जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सीक्वेंस को चेक कर लो। देखो बीमार पड़ोगे तो बीमार के बाद सेकंड चिकित्सक डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर जो है उसका निदान निकालेगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है? और फिर उसके बाद में उसका इलाज करोगे और इलाज करने के बाद में आपको लाभ हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96, तो उसमें ये कहा गया है कि 8:50 पर 20 मिनट पहले स्थल पर पहुंच जाता है सतीश और उसको ये मालूम होता है कि वह 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है, ठीक है? मतलब 8:50 से 20 मिनट पहले अगर वो पहुंचा होगा तो वो पहुंचा होगा 8:30 पर। भाई 50 मिनट में से मैंने 20 मिनट माइनस कर दिए तो 8:30 हो गए और उसको अब ये मालूम हुआ कि वो जो है 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति से 10 मिनट पहले आ गया है, तो भई वो 10 मिनट ही लेट तो हुआ, तो इसमें से 10 मिनट्स और लेस कर दो यानी कि 8:20 पर जो बैठक की टाइमिंग थी वो थी, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, एक पासे की 2 स्थितियाँ आपको दी हैं, 5 सबसे ऊपर है तो बताओ नीचे तली पर क्या होगा? तो देखो इन दोनों के अंदर मुझे 5 ही कॉमन दिख रहा है और जो दोनों फेसेस पे दिख रहा है ना, वो उसके अपोज़िट होता है जो यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा है। तो इन दोनों ही पिक्चर्स में 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 किसके अपोज़िट होगा? 5 के, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए 98 में कहा गया है कि जिस प्रकार धुएँ का संबंध प्रदूषण से है, भई धुआँ क्या करता है? प्रदूषण करता है। तो युद्ध से क्या होता है? युद्ध से होता है विनाश, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99 उसमें कहा गया है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। इसके आधार पर आप कौन-सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें सारी बातें ना कथन के आधार पर ही करनी होती हैं। उससे अलग हम अपने दिमाग से कोई भी ज्ञान यहाँ नहीं दे सकते। केवल पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं, नहीं, इसमें पुस्तकालय में पुस्तक होने की बात कर रखी है, उल्टा इसका नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा और केवल वर्ड तो वैसे भी आप ध्यान रखो कि ये ज़्यादातर निष्कर्षों में नहीं आता है। फिर सी को देखो, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि हमें स्टेटमेंट से नहीं मिल रहा है ये। कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। अब यहाँ पर देखो बोला है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं ही हैं, मतलब हर एक कॉलेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है? बुक्स तो दिख ही रही हैं, हर एक लाइब्रेरी में सॉरी बुक्स दिख ही रही हैं। तो आप ये देखो कि कोई भी पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, ये बात हमारी सही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 100 है, उसमें ये कहा गया है कि इसको आपने फ़ोल्ड करके बंद कर दिया और बंद करने के बाद में कट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि कौन-सी वाली शेप आपको दिखेगी। तो देखो जब जो हमने सबसे लास्ट टर्न मिलाया है वो यहाँ पर है, बस आप यहाँ पर शीशा लगा दो और मिरर जब लगेगा तो आप ये देखो कि ये वाला ट्रायंगल जो है मिरर में कैसा दिखेगा, इस तरीके से। अब आप ये देखो कि ऐसी शेप कौन से वाले ऑप्शन में बनी है, तो इसमें तो नहीं बनी। इसमें भी नहीं बनी है, इसमें भी नहीं बनी है और इसमें बनी है, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर भी आप क्या ट्राई करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन, एक-एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ और उससे आपको सही आंसर मिलता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको रीज़निंग के 50 क्वेश्चन्स सॉल्व कैसे किए जाते हैं, वो सिखाया है। ये बहुत ही ईज़ी तरीके से आप यहाँ पर सीख पाए हैं क्योंकि आसान ही क्वेश्चन्स थे सारे और मैं आशा करता हूँ आपके पेपर में भी रीज़निंग जो है ना, वो ज़्यादा टफ़ लेवल की नहीं आने वाली है। इससे पहले मैंने 2024 के पेपर के रीज़निंग का पार्ट और मैथ का पार्ट दोनों चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।